गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्दियों में यदि आवाज ना निकले तब तो फिर मजा नहीं आया, है ना। सर्दियों में ही तो आवाज आती है बाहर बहुत तेजी से। तो सब लोग अपनी अपनी जगह पे हैं और मानसिक रूप से भी अपनी जगह पे हैं, शारीरिक रूप से तो हैं, ठीक है। मानसिक रूप से होना बहुत जरूरी है। जगह पे हो, संतुलित हो, शांत हो, ठीक है, तब फिर बातें पहुंच पाएगी आप तक। सब ठीक है? नहीं, पीछे भी पूछ लेता हूँ, सेटलमेंट हो गया ना सबका? अपने दोस्त के आसपास ही बैठे हो ना सबके सब? नहीं, आज चॉइस नहीं था। तुम ठीक हो ना पीछे? ठीक है, हाँ पूछ लिया। चलो आ जाओ, बातचीत शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग आलोक। अच्छा, अपने सारे ऑनलाइन बच्चों को भी, स्वाति, मानसी और जितने हैं सभी को गुड मॉर्निंग, है ना, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। वैसे तो आज टोपी वाली ठंड है ना? ठीक है, नहीं टोपी वाली ठंड है। तो हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया में? बुद्ध काल पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। अच्छा, प्राचीन भारत में हम लोग बुद्ध काल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ठंड का असर है ना, दिमाग में भी ठंड थोड़ा लगता रहता है। अभी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं खुद भी झेलते हुए आया हूं, है ना, ठंड को। आइए, कल मैंने खाका आपको बता दिया था कि बुद्ध काल में हमें पढ़ना कैसे है ना। अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, धर्म और साहित्य की बात करनी है। प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से तो हमेशा से महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ऑल टाइम हिट टॉपिक है। मुख्य परीक्षा में बुद्ध कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। जो जीवन में अप्रासंगिक नहीं है, जो शाश्वत है, जिनकी शिक्षाएं, तो उनके बारे में हम क्या कहना कि वो मुख्य परीक्षा में इंपॉर्टेंट है या नहीं। बुद्ध तो जीवन के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी समाज, राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। हम विचारों के कई पहलू है, आलोचनाएं भी होती हैं, बट हमें क्या करना बहुत उसमें। बट कई ऐसी बातें हैं जो बड़ी सारगर्भित है, बहुत उपयोगी है। तो हमें कभी कह नहीं सकते कि बुद्ध कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वो तो 2500-2600 सालों के बाद आज भी बहुत रेलिवेंट है। उनकी शिक्षा है, उनकी शिक्षाओं पर चर्चा होती है ना। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा में सवाल जरूर पूछे जाते हैं। कल अर्थव्यवस्था की समरी आपको हमने बताई थी कि क्या क्या बदलाव आया है ना। कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन, तो इसकी बात मैंने कर ली थी आपसे। शिल्प के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन और गिल्ड, दो बड़ी बातें थी। व्यापार में हमने देखा आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। सिक्कों में हमने आहत सिक्के की बात की या पंचमार्क। बेसिकली चांदी, तांबे वगैरह की जो पट्टियां होती थी, है ना। कहीं कहीं सोना भी लिखा हुआ है, बट ज्यादातर सोर्स में ये कहा जाता है सोने के सिक्के बाद में बनते हैं, ठीक है। इवन आर्य शर्मा भी कहते हैं बाद में बनते हैं। हालांकि छठी वाली एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि सोने के सिक्के भी बनते थे, बट ऐसे ही, बट ज्यादातर सोर्स यही कहता है कि नहीं, बाद में बने हैं। हम भी यही मान के चलते हैं अलग अलग किताबों के आधार पे। उस पे ना कुछ कुछ चिन्ह जो है ठप्पा मार करके, जैसे पंच करके, मतलब अंकित किए जाते थे, उस पे लेख नहीं होते थे। तो जो ठप्पा मारते थे ना, उसके ऊपर जो धातु की जो चादरें हो गई, उस पे सिक्का बनाने के लिए ठप्पा मारा जाता था, मतलब फिर गोलाकार या वर्गाकार जो है उसे शेप दिया जाता था। तो ठप्पा या आहत या पंचमार्क, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है इस कॉइन्स के लिए। पहली बार सिक्के आए तो सिक्कों के फायदे बहुत हैं। जैसे आप देखोगे, राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो राज्य टैक्स कलेक्शन कर सकती है, किसी को वेतन दे सकती है, ठीक है। तो काफी सुविधाजनक है। आप व्यापारियों के दृष्टिकोण से देखो, आप शिल्पियों के दृष्टिकोण से देखो, आप आम लोगों के दृष्टिकोण से देखो, आप तो काफी सुविधाजनक हो जाता है। हम लोग तो अब एक नए जनरेशन में हैं। ये पहली बार भारत में सिक्का आया, तब से सिक्का और रुपया ही चलता रहा है। अब तो हम ऑनलाइन वाले ट्रांजैक्शन वाले जनरेशन में आ गए हैं, जहां
अलग तरीके से, मतलब ठीक है, पैसे का उपयोग हो रहा है, सब अदृश्य सा रह रहा है, दिख ही नहीं रहा है अब। पैसे भी अदृश्य हो गए इस दौर में, वैल्यू तो है उसकी, बस पता नहीं चल पा रहा है। तब से जो शुरू हुआ है भारत में, तो अब चलता ही रहा वो, किसी न किसी रूप में, सिक्के, रुपए। धीरे धीरे अब देखते हैं जो हम एक नया ट्रांजैक्शन का जो एक मीडियम आया है इंटरनेट के ज़माने में, स्मार्टफोन के ज़माने में, अब उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। प्लस करेंसी का यूज़ तो करते ही हैं हम लोग अभी भी, है ना। तो सिक्का बहुत यूजफुल था, राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, व्यापारी, शिल्पियों, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन को सुविधाजनक बनाने वाली घटना थी ये। अपने आप में अर्थव्यवस्था में आप कह सकते हो बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था ये, जिसकी दिमाग आवश्यकता हमेशा आविष्कार की जननी है। जरूरत के हिसाब से मानव बुद्धि का प्रयोग करके कोई ना कोई सिस्टम बनाता रहता है। और इन सब का परिणाम था कि हमें भारत में दूसरी बार, प्राचीन भारत में, शहरों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको हम द्वितीय शहरीकरण भी कहते हैं, गंगा घाटी शहरीकरण भी कहते हैं, लौह युगीन शहरीकरण भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। अब शहरीकरण के बारे में एक बात तो आपको हमने हड़प्पा में ही बता दी कि शहर से क्या आशय होता है। अब आज की तरह तो मतलब हो सकता है जितनी मुखर्जी नगर में आबादी उतनी एक शहर में आबादी नहीं रही उस समय। ठीक है, ये तो सापेक्षिक हो सकता है, समय सापेक्ष हो सकता है, हम किस दौर की बात कर रहे हैं, किस काल की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र, हम शहरों की बात करते हैं, है ना। तो शिल्प व्यापार का केंद्र है, धर्म का केंद्र हो सकता है, शिक्षा, मनोरंजन। आज के शहर को देखिए ना, दिल्ली की बात कर लें हम लोग, इस शहर में जनसंख्या घनत्व है, आप देखोगे थोड़ा बेहतर मकान, आवासीय संरचना आपको दिखेगी, प्रशासन, राजनीति का तो कहने का क्या बात है, भारत और दुनिया में केंद्र है तो। ठीक है, आप देखोगे शिक्षा का भी केंद्र है, हम सब अनौपचारिक शिक्षा के, हम अल्टरनेटिव एजुकेशन के, तो हम सब एक एग्जाम्पल ही तो हैं, यहाँ पे हम सब एकत्रित हैं। वैकल्पिक शिक्षा का भी केंद्र है, ठीक है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह हैं, और खेल का भी एक बड़ा केंद्र है दिल्ली, है ना, व्यापार, शिल्प का भी बड़ा केंद्र है दिल्ली। तो आप धीरे धीरे अलग अलग कारणों से, ठीक है, तो ये सब शहरों की पहचान होती है। जैसे कोई व्यावहारिक एग्जाम्पल का मौका मिले अपने लाइफ में, उसको रिलेट करने की आदत, प्रैक्टिस करनी है हमेशा। कोई भी चीज अब समझ में ना आए तो उसका व्यावहारिक उदाहरण क्या हो सकता है, थोड़ा सा खपाओगे ना सिर, तो आप देखोगे इनसाइट काम करना शुरू करता है। ठीक है, देखा और कह दिया, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन यूपीएससी में बहुत हेल्प करते हैं। शहरों का विकास होता क्यों है, पहली बार भी हमने बात की, दूसरी बार भी बात कर रहे हैं। देखो, एक छोटी सी जगह पे बहुत बड़ी आबादी है, ये तभी आ पाएंगे जब कृषि अधिशेष होगा, इतना उत्पादन हो रहा हो खाद्यान्न का, अनाजों का, इसमें लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए और दूसरों की जरूरतों को भी पूरा कर पाए। बिना कृषि अधिशेष का कल्पना भी नहीं कर सकते शहरीकरण का। तो कभी कहा जाए शहरीकरण के सबसे प्रमुख कारण में तो खाद्यान्न अधिशेष या कृषि अधिशेष तय है ना। हमको, हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा, हम लोग रुकेंगे क्या दिल्ली में? नहीं रुकने वाले हैं कोई भी। अच्छा, अधिशेष उत्पादन हो रहा है, बट केवल उत्पादन होने मात्र से नहीं, उसके साथ साथ ऐसी सामाजिक व्यवस्था बन जाती है, राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है, जो उसे शहरों तक लेकर आ जाता है। अब जहां उत्पादन हुआ, ताकतवर लोगों ने कहा कि भाई मैं तो खेती तो नहीं करूंगा, बट लूंगा तुमसे मैं। तो एक विभाजन शुरू हो जाता है समाज में, उच्च वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया, ऐसे करके। वो सब धर्म, ताकत के दम पे होता है स्वतः। ठीक है, आपको कभी जीवन में मौका मिलेगा, आपको ये बात याद आ जाएगी जब आप पावरफुल होंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आप सिस्टम बनाना शुरू कर देंगे। ये स्वभाव मानव स्वभाव में है, तभी तो मानव इतना तरक्की कर पाया है। ठीक है, तो एक तो ये रीजन हो जाता है भाई। दूसरा, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे हो गए, बट उन सब का भी कोई एक बॉस है जो सबसे वसूल ले रहा है, दो मुझे तो भेज रहा हूं सेना में। एकाएक वो भी नहीं होता ना, धीरे धीरे जन से जनपद हुआ, जनपद से महाजनपद हुआ, तो कर संरचना के नाम पे उसे वसूला भी जा रहा है।
अधिशेष होना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता है। इसको मैं लिखाने नहीं जा रहा हूं, आपको मन करे दोबारा तो फिर सुनिएगा आप इसको, है जरूरी की चीज, ठीक है। अधिशेष होना ही मात्र पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि सामाजिक विभाजन हो और उस अधिशेष को संग्रह करने की व्यवस्था हो, वसूलने की व्यवस्था हो। हम कमाते हैं, सरकार जब टैक्स लेगी नहीं तो हम क्या करेंगे? उस सरकार टैक्स लेती है तभी तो पूरा सिस्टम, ठीक है, ताकत है सरकार के पास, सिस्टम है, रूल है, हमने ऑथराइज कर रखा है, संविधान ने राइट दे रखा है। एक तो पहला हो गया कृषक अधिशेष और रिलेटेड बातें। दूसरा पॉइंट हमेशा लीजिए राजनीतिक संरचना। पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ था जहां राजा या प्रशासन या किसी तरह का शासन हो, जहां रहते हैं केवल राज परिवार के लोग रहते नहीं हैं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, तो वहां पे और कर्मचारी, सेवक वगैरह रहते हैं। यदि पूरा प्रशासन चलता है तो उसको चलाने के लिए भी अधिकारी वगैरह रहते हैं। रक्षा के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए सेना रहती है। यानी जहां पॉलिटिकल मैकेनिज्म होगा वहां हजारों की संख्या में और अतिरिक्त लोग रहने लग जाएंगे। ये सब कोई कृषि तो कर नहीं रहा है। जब उनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? तो कुछ का तो उत्पादन शहर में शुरू हो जाएगा, यानी शिल्प का काम तुम करो, तुम्हें बदले में चीजें मिलेंगे। पता चला कुछ दूसरे शहर में हो रहा है तो उसे लाने के लिए व्यापारी हो जाएंगे, अनाज को लाने के लिए व्यापारी हो जाएंगे। यानी राजनीतिक प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने का एक अनिवार्यता है शिल्प। बट शिल्प कब विकसित होगा? जब उसको भी खाद्यान्न मिल पाए तभी तो काम करेगा शहर में रुक करके वो। तो आधारभूत तो खाद्यान्न ही हो गया, आधारभूत तो खाद्यान्न हो गया, बट उन जरूरतों के लिए शिल्प हो जाता है। जब मान लो वहां आसपास कोई ऐसा कच्चा माल उपलब्ध है जिसमें बहुत बेहतर शिल्प बन रहे हैं, तो जरूरतों को पूरा करने के अलावा वो अधिशेष उत्पादन होना शुरू हो जाता है शिल्प का भी। अब उसको खरीदने के लिए बहुत सारे व्यापारी आएंगे, खरीदेंगे, ले जाएंगे, उस सब पे भी शुल्क लगना शुरू, सब राज्य के आय का सोर्स हो जाता है। राज्य का काम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। जब ये सब चीजें मौजूद हैं, जहां लोग मौजूद हैं, तो वहां हो सकता है धीरे धीरे कोई धर्म का केंद्र हो जाए, कोई शिक्षा का केंद्र हो जाए। तो जो विशेषता है शहर की ना, वो कारण भी है शहर के। जो शहर की विशेषता है वो कारण भी है। तो कृषि अधिशेष, राजनीतिक प्रशासनिक संरचना, शिल्प अधिशेष, व्यापार, धार्मिक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां। जैसे अब एक बार आबादी जमा है, मान लो दिल्ली में, कभी दिल्ली तोमरों के समय रही है, दिल्ली ढिल्ली का कहते थे इसको, है ना, और जहां महरौली का इलाका है, चौहानों ने कब्जा किया, ठीक है, और किला राय पिथौरा कहा जाने लगा उसे, ऐसे करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा किया और वहां पे कुछ कुछ इमारतें उसने बनवा दी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसके पास सिरी फोर्ट बनवा दिया, ठीक है। ऐसे ही करते करते मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बना दिया, एमबीटी ने जहांपना नगर बना दिया। दिल्ली के अंदर देखते चले जाएंगे, ऐसे अलग अलग दौर की बात कर रहे हैं हम। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला बनवा दिया। पुरानी दिल्ली का इलाका हुमायूं शेरशाह के समय डेवलप हो गया। लाल किला चांदनी चौक शाहजहां के समय डेवलप हो गया। लुटियंस दिल्ली अंग्रेजों के समय डेवलप, लुटियंस उनके आर्किटेक्ट थे, ठीक है, तो लूटा था लेकिन आर्किटेक्ट का नाम भी लुटियंस ही था। तो वो ये इलाका डेवलप हो गया। अब वैसे देखोगे बड़े बड़े लेवल पे, तो आप राजनीतिक लेवल पे तो अभी इस समय संसद भवन, नेशनल वॉर मेमोरियल और बहुत सारी इमारतें डेवलप हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के दौर में दिल्ली में। तो ये तो राजनीतिक सत्ता का केंद्र हो गया, गलियारा हो गया, आसपास संरचनाएं हो गई। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, दिल्ली आईआईटी, इन सब ने शिक्षा के कारण दिल्ली को अलग पहचान दी। इग्नू है, तमाम बड़े बड़े आईपी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं। तो ऐसे एक सेंटर बन गया दिल्ली, मान लो आप, है ना। खेल के लिए बहुत सारे स्टेडियम है यहाँ पे, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, खेल का सेंटर बना, मनोरंजन के बहुत सारे अलग अलग है। तो एक शहर में धीरे धीरे डेवलपमेंट प्रसार होता रहता है अलग अलग कारणों से उसका। कहाँ दिल्ली सिमटी हुई थी, आज देखो तो दिल्ली के आसपास, ठीक है, मतलब राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब क्षेत्रों के इलाका एनसीआर के अंतर्गत
हरियाणा और यूपी का तो इलाका है ही, अगला एक्सपेंशन होगा तो उसमें अच्छा खासा इलाका और इसमें भी शामिल होने वाला है, एनसीआर की बात की जाए तो एक्सपैंड 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 होता जा रहा था। ऐसे किसी शहर का, आप अपने शहर को भी देखिएगा, आप पिताजी से पूछिए, दादा दादी उनसे पूछिए, पहले ऐसा था फिर अब ऐसा है। तो क्यों प्रसार हो रहा है शहर का, शहरीकरण क्यों हो रहा है? रोजगार के अवसर होते हैं, शिक्षा के अवसर, यहां भी व्यवहारिक कारण ही है, बट ये जरूरी है, क्योंकि पहला शहरीकरण, दूसरा शहरीकरण। अब जो शहर बने हैं, इस समय जो शहर बने हैं, ये शहर चलेंगे अब लगातार, इनका विकास होता चला जाएगा, और पूर्व मध्यकाल में आकर के इनमें भी गिरावट के संकेत मिलेंगे, बट वो उस जगह का महत्व तो किसी न किसी रूप में बना रहेगा। शहरों का फिर एक बार पतन होगा 800, 900, 1000 ईस्वी के आसपास, लेकिन कुछ ना कुछ उसके महत्व तो बने रहेंगे। कुछ शहर तो वैसे ही महत्वपूर्ण, जैसे बनारस का तो पतन ही नहीं हुआ एक बार जब उसका अवशेष, ठीक है, बनारस का निरंतर महत्व बना रहा है, इवन उस दौर में भी जब शहरों में गिरावट हो रही थी अलग अलग कारणों से। और फिर एक बार जब बाहर से तुर्कों का आगमन होगा, ऐबक वगैरह आएंगे, तो उन सब केंद्रों का, कुछ नए केंद्रों का फिर एक बार इन्हीं सब कारणों से विकास होना शुरू होगा। तो वो जब आगे आएगा तब देखेंगे उसे। जो दूसरा शहरीकरण है ना, इसका चरम माना जाता है 2nd सेंचुरी ईसा पूर्व से 3rd सेंचुरी ईस्वी, जिसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। प्राचीन काल में आपको सर्वाधिक शहर गिनती किसी दौर में देखेंगे। 2023 में पीटी में एक आया था, धान्य काटक कहाँ पे है, एक शहर का नाम है। आर्य शर्मा अपनी किताब में बहुत तीसरे चौथे लाइन में लिख रहे हैं वो चैप्टर में। मौर्योत्तर काल का ही एक शहर है जो पूछा था इस बार 2 नंबर का एक सवाल, सिंपल सा सवाल, ठीक है। इसका चरम वहां आएगा, फिर इसका डाउनफॉल शुरू होगा। तो शहरीकरण की विशेषताएं वही होनी है जो पीछे आपने पढ़ा, कारण ऐसे ही आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। कभी 2-4 लाइन लिखने की जरूरत पड़ सकती है आप, ठीक है। तो ये है अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम बात करेंगे राजनीति। देखिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे राजनीति। फिर एक बार ना उत्तर वैदिक काल से ना कंपेयर शुरू हो जाता है। जैसे लेटर वैदिक पीरियड में आपको याद होगा जनपद, ठीक है, अधिकारियों की संख्या जो है में वृद्धि हो रही है, ठीक है, अधिक से अधिक अधिकारियों की जानकारी मिल रही है ना। सेना है का भी उल्लेख है, न्याय सब हैं, लेकिन ये सब वेतन भोगी नहीं है, ये रक्त संबंधों पर आधारित है, ठीक है। युद्ध तो है ही, युद्ध तो हर दौर में होने हैं, ठीक है। तो जन से जनपद की तरफ, अब हम यहां क्या देखेंगे, महाजनपद, और ये सब वेतन भोगी हो जाएंगे। वेतन भोगी होने से राज्य और मजबूत हो जाएगा। और तो कुछ 5-6 से कॉमन पॉइंट कॉन्सेप्ट हैं। फैक्ट्स में ये है कि 16 महाजनपद के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है हमें, मैं भी वो भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, मेरे साथ साथ आप लिख लेंगे। और उसमें मगध की विशेष तौर पे चर्चा होती है, 5-10 मगध के बारे में भी कुछ काम की बातें बता दूंगा आपको। उन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली क्यों हुआ, ठीक है, उसका भी जिक्र हम आपसे कर लेंगे बातचीत के क्रम में। और इसी राजनीति के क्रम में, इसी दौर में ईरान की तरफ से एक आक्रमण होगा, और सिकंदर का आक्रमण होगा इसी दौर में जब हम बात करते हैं। इन सब से जुड़ी हुई भी 2-4 महत्वपूर्ण बातों को मैं नोट डाउन, ऑब्जेक्टिव से मकसद है मेरा, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक कंप्लीट पिक्चर बनाना कैसा रहा है राजनीति का उस समय का दौर, ठीक है, अंदरूनी तौर पे और बाह्य तौर पे क्या क्या हमें चीजें दिखाई पड़ रही। ऑब्जेक्टिव के मकसद से इंपॉर्टेंट है राजनीति, ठीक है, इस काल की, है ना। लिखें आप लिखें कि उत्तर वैदिक काल की तुलना में
ठीक है। उत्तर वैदिक काल की तुलना में बुद्ध काल में राजनीतिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अगला पॉइंट लिखें। जनपद के स्थान पर महाजनपदों जनपद के स्थान पर बड़े बड़े महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बड़े बड़े महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लिखें, बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनमें अधिकांशतः राजतंत्रात्मक है और कुछ गणतंत्रात्मक भी। ठीक है, देखो, राजतंत्रात्मक का मतलब होता है कि ठीक है, एक राजा है, वंशानुगत व्यवस्था है, वो जिसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे या उनके ही परिवार में कोई लड़ करके, ठीक है, राजा ही सब कुछ तय करेगा, मतलब सारी शक्ति का सोर्स है। इस समय जो गणतंत्रात्मक का मतलब है, लिखवाऊंगा भी मैं आपको, कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो कई राजाओं से मिलकर बने हैं। जैसे मान लो एक शाक्य गण है जिससे बुद्ध का संबंध था, एग्जाम्पल के तौर पे। तो छोटे छोटे कई शाक्य राजा हैं, 10-20 ऐसे राजा हैं अलग अलग क्षेत्रों के, और सब मिलकर के अपना कोई एक मुखिया चुनते हैं। तो जो बुद्ध के पिता थे वो शाक्य गण के प्रमुख थे, शासकों का समूह कह लो आप, गण का जो सेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि वो कोई भी निर्णय लेंगे ना, मतलब कर लगाना है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है, किसी से युद्ध करना है, कोई न्याय का मसला होगा, कोई विवाद होगा, तो सब बैठ करके, जैसे बहस होगी संसद में, जैसे बहस होती है, वो भी वंशानुगत व्यवस्था, बट उसमें आपको आज के लोकतंत्र वाले कुछ लक्षण दिखेंगे आपको। ठीक है वो भी वंशानुगत व्यवस्था, बट उसमें आपको कुछ आज के लोकतंत्र वाले लक्षण, जैसे मान लो हम सब सपोजेड शाक्य गण के हैं, हम सब अपने अपने क्षेत्र के राजा हैं, छोटे छोटे क्षेत्र के। भाई बैठक हुई, हम में से हम लोगों ने एक को अपना, आलोक जी को मुखिया चुन लिया अपना, आलोक सर को मुखिया चुन लिया हमने अपना। मुस्कुराओ भाई, ठीक है, ठीक है, तो मुखिया चुन लिया, तो अब ये प्रमुख हो गया। अब कोई महत्वपूर्ण निर्णय, इनका सम्मान बहुत है, बुद्धि को देख करके, शौर्य को देख करके, सब देख करके चुना जाता था उस समय। अब किसी भी मुद्दे पे क्या होगा, सब राजा बैठेंगे, बुलाया जाएगा साक्यों की सभा, उसमें विचार विमर्श। जैसे ऐसे लिच्छवी हैं, ऐसे बहुत सारे ज्ञात्रिक हैं। एक वज्जी संघ का उल्लेख मैं कराऊंगा 16 मार्च, उसमें 8 गण हैं, 1-2 का नाम उसमें लिखवाऊंगा। तो गण ऐसे काम करते थे। अब वैदिक काल में जन था, तो जन भी तो ऐसे ही काम करता था, सभा बुला ली गई, समिति बुला ली गई। तो कहा जाता है वो वाली परंपरा जब थोड़ा सा पैसा वैसा आने लगा, मतलब अधिशेष आने लगा, तो चूंकि क्या होता है कि राजा तो क्विक निर्णय लेंगे, बहस थोड़ी करेगा वो, हाँ या ना में फैसला, आक्रमण करना है नहीं करना है।
तो समाज में जब थोड़ा उत्पादन ज्यादा होने लगा उत्तर वैदिक काल में, तो राजतंत्र की तरफ झुकाव बढ़ा। बट कुछ गणतंत्रात्मक परंपरा भी, यानी जन वाली परंपरा भी, यानी सभा समिति वाली परंपरा भी चलती रही। ठीक है, तो ऐसे करके स्वतः विकास हो रहा है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलेगा। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अलग से बताऊंगा मैं उसके बारे में भी। इवन यूपीएससी पीटी में एक दो बार पूछ चुका है किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ना बड़े पॉपुलर होते हैं और रिपीट भी हो जाते हैं। उसमें कि ये वाला क्वेश्चन है, किसको प्रमाणिक माना जाता है सबसे ज्यादा, है ना? तो बौद्ध ग्रंथ में। तो अब क्या बदल रहा है? जनपद। और अब क्या देख रहे हैं हम? महाजनपद। मतलब कई जनपद। जनपद का मतलब हो गया जहां कई जनों, कबीलों को लोग अस्थायी रूप से रहते थे। जन का मतलब क्या था आपको याद है ना? हम लोग इतिहास जन थे, आज यहां है, 2 4 10 साल के बाद फिर कहीं और हम लोग अस्थायी रूप से नहीं रह रहे हैं हम लोग यहां पे। जनपद यानी हम यहीं अस्थायी रूप से रहने लग गए हम। महाजनपद यानी आसपास के जनपदों पे हमने कब्जा। ठीक है, इन सब आर्थिक परिवर्तनों से बड़ा गहरा संबंध होता है। आर्थिक परिस्थितियां चीजों को बहुत निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कई परिवर्तन दिखते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया राजतंत्र और गणतंत्र। ये पॉइंट्स भी अभी मैं लिखवा दूंगा, गणतंत्र जब परिचय दूंगा वहीं पे 2 4 फीचर लिखवा दूंगा। मकसद समझ बनाना है और ऑब्जेक्टिव है। हमने अब साफ साफ कह दिया कि राजनीति का उपयोग करते मेंस में, कम उपयोग करते हैं हम लोग, जरूरत पड़ती है, बाकी सारी चीजें मेंस में भी काम आती है। ठीक है, राजनीति की संभावना पीटी में ज्यादा है मेंस की तुलना में। आगे लिखें आप अगला पॉइंट। लिखें इस काल में वेतनभोगी अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। वेतनभोगी अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। देखिए आप, जैसे बलि साधक, भू राजस्व वसूलने वाला, ठीक है, बलि साधक, भू राजस्व वसूलने वाला, प्रायः उपज का 1/6, प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा। ठीक, याद है आपको ऋग्वैदिक काल में बलि स्वेच्छा से आप हमें दे रहे थे। उत्तर वैदिक काल में संग्रहत्री, जो आप स्वेच्छा से दे रहे थे, उसके वसूलने के लिए हमने आलोक जी को नियुक्त, भैया आप कलेक्ट करो। बट अभी भी रक्त संबंधों पे चल रहे हैं हम, ब्लड रिलेशन में जुड़े हुए हैं। अब हुआ कि नहीं, पैसे पे हमने किसी को भी हायर, मतलब तुम्हें पैसा देंगे और तुम मेरे लिए काम जो मुझे योग्य लगेगा। वो आलोक सर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे सिस्टम बदला वैसे अब बलि साधक अधिकारी का नाम है। उपज का 1/6 हिस्सा, इसी में लिखे शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष यहां लिख लें आप, चुंगी टोल टैक्स, कर वसूलने वाला, चुंगी कर वसूलने वाला, ठीक है, जो